नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपके सामने अपने वीडियो के पहले भाग में गलता लोहा आरोह पाठ्य पुस्तक की गलता लोहा, जो कि शेखर जोशी के द्वारा रचित है, के बारे में आपको बताया था कि धनराम और मोहन दोनों हमजोली एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए त्रिलोक सिंह मास्टर जी को याद करते हुए बताते हैं कि त्रिलोक सिंह मास्टर साहब सजा पाने वाले को ही वह क्या कहते थे, उसी से अपने लिए मार खाने के लिए हथियार जुटाने के लिए भी कहते थे। और इसलिए जो बच्चा अपने लिए टहनी का चुनाव करने जाता था, वह अपने मास्टर साहब के संतोष को ध्यान में रखकर कि मतलब अध्यापक उससे प्रसन्न हो जाए, वह अपने लिए नहीं जैसे बल्कि दूसरों को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो, मतलब अच्छी से दंडित करने के लिए वह एक अच्छी सी टहनी का ही चुनाव करता था ताकि अध्यापक उससे नाराज न हो। धनराम जैसे कि बताया था कि मंद बुद्धि का था और मास्टर त्रिलोक सिंह जी उससे 13 का पहाड़ा याद करने के लिए कह रहे थे। दिन भर वह 13 का पहाड़ा याद करता रहा था, लेकिन छुट्टी के समय भी जब अध्यापक ने उससे दोबारा पढ़ा सुनाने को कहा तो वह फिर बोलते बोलते लड़खड़ा गया और पूरा नहीं सुना पाया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने उसके लाए हुए वेद का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। जबान की चाबुक, चाबुक क्या है, मारने का साधन, और जवान अपने मुंह से उसके लिए इतने कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, कि तुम्हारे दिमाग में क्या है भाई, लोहार हो तो लोहा ही भरा हुआ है, विद्या इसमें कहाँ से आएगी। और अपने थैले से 5-6 दरातियां निकाली और उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी, उनमें इतने सामर्थ्य नहीं थी कि वो उसको आगे पढ़ा सके। धनराम हाथ पैर चलाने लायक ही हुआ था कि बाप ने उसे धौंकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया था, अर्थात अपने साथ काम पर लगा दिया था। और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने वह लगा। लेकिन अब दोनों में फर्क इतना था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह जी उसे अपनी पसंद का वेद चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम उसके पिता इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बेत, हत्ता जो भी उनके हाथ लग जाता उसी से वह उसे दंडित करते, प्रसाद देते मतलब दंडित करते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को भी यह याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर करने लगे थे। उसने अपने पिता के कार्यों को बड़ी आसानी से बड़ी सहजता के साथ अपना लिया था और गांव वालों ने भी इस बात को समझ लिया था, इसलिए वह गंगाराम के ऑफर की बजाय क्या कहने लगे थे, धनराम का ऑफर। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया, अर्थात जब वह प्राइमरी स्कूल को पास कर लिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। प्राइमरी स्कूल तक मोहन बहुत अच्छी पढ़ने में छात्रवृत्ति प्राप्त करके बहुत अच्छा पढ़ाई में निकला और मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी कि एक दिन यह बहुत अच्छा बनेगा। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले अर्थात वंशीधर उनके पिता, उनको भी ये लगने लगा कि वह उनका पुत्र पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाएगा और पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने भी उन्हें निराश कर दिया था। जैसे कि पहले बताया था कि वे बुढ़ापे को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए पैदल जाना भी उनके लिए मुश्किल होता था और अब वह उतना कार्य नहीं कर पाते थे।
दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह से अपने घर का खर्चा चलाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। उनके मन में क्या इच्छा पल रही थी कि अब मोहन ही पढ़ लिख करके इस घर की गरीबी को मिटा देगा। दारिद्र्य मतलब गरीबी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या बसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। जब मोहन जो है स्कूल से घर आता तो वह काफी थक जाता था, तो उसके पिता पुराने विद्याव्यसनी बालकों का उदाहरण दे दे करके उसको उत्साहित करने का प्रयास करते रहते थे ताकि वह निराश न हो और अपनी कोशिश में पढ़ने की कोशिश में लगे रहे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया और पहले नदी की धारा में झारझंकार और पात पतेल आने शुरू हुए। तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्हें उस आने वाले तूफान का एहसास हो गया था, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके और इस घटना के बाद वंशीधर तो बहुत घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे कि किस तरह से ये पढ़ाई कर पाएगा। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं वहाँ और एक और बढ़ जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बल्कि उन्होंने उनको यह आश्वासन दिया कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हैं। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर समय साथ मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। अर्थात लखनऊ में वह पढ़ाई करने के लिए आया था, लेकिन घर की महिलाओं ने, जिन्हें वह चाची भाभी कहता था, वह उनके हाथ बटाने का काम ज्यादा करने लगा और धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी उससे काम करवाने लगे। जैसे, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इस तरह के कार्य वह निरंतर करने लगा। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देते थे। वह उनको अपने परिवार वाला नहीं बताते थे, इससे उनको अपने सम्मान कम लगता था। उन्हें लगता था कि ये उनके सम्मान के विरुद्ध है, इसलिए वह उसको बाहर
घरेलू नौकर के रूप में ही बताते थे। और अब इस बात को धीरे धीरे मोहन भी समझने लगा था। और बहुत दिनों बाद, थोड़ा बहुत हीला हवाली मतलब उनके बोलने के बाद, रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया, क्योंकि दिन भर घर का कार्य करता था। स्कूल में अपनी पहचान कैसे बना पाता? उसका जीवन एक बंदी बनाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का जब मौका मिला, तब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने जब वाला होता, वरना छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगर कोई घर गांव चला गया तो वह जाएगा, नहीं तो घर में ही बता दिया जाता था कि अगले दर्जे की वह तैयारी कर रहा है, और इस तरह से वह गांव नहीं जा पाता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी। सवाल क्या था? रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का। अगर मोहन गांव चला जाता तो उनके घर का काम कौन करता? मोहन ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। लेकिन इधर वंशीधर जो उसके पिता थे, उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मोहन की वहाँ पे क्या अवस्था है, मोहन वहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, उसकी पढ़ाई किस तरह से हो रही है। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती, वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपनी किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। कोई टेक्निकल स्कूल था, उसमें उसको एडमिशन करा दिया, भर्ती करा दिया। और लेकिन मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई कुछ पूछता मोहन के विषय में, तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई के बाबत बताने लगते और मन ही मन उनका विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। उनके मन में बड़े स्वप्न थे कि उनका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन जब उन्हें हकीकत मालूम हुई तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वह अपने सपने को खत्म होने देख करके, उनका स्वप्न क्या था, भंग हो गया था। उनका जो सपना उन्होंने देखा था वो समाप्त हो गया था और इस बात की जानकारी वह किसी को भी नहीं दे पा रहे थे। ये साहस ही नहीं था उनके अंदर में। उनके अंदर में ये साहस नहीं था कि वो लोगों को ये बता पाए कि जिस लड़के के वो इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं उसकी पढ़ाई का क्या हाल हुआ। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी का पूरा यकीन था और ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। जब धनराम ने मोहन के बारे में पूछा तो वह उन्हें गलत बताना पड़ा। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। उन्हें लगा कि क्या मोहन ने क्या किया है, उन्हें क्या मिला है और धनराम के जेहन में, उसके मन में क्या है। मोहन तो बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था।
लेकिन त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को पेट से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गरम लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेग पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। वो कहने लगा धनराम, जब उसने वो बना लिया था उसका हंसुआ, तो कहता है कि पंडित जी को कहाँ फुर्सत थी, वो किसी के हाथ ही भिजवा दे, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मोहन तो कोई ना कोई कार्य कर रहा है। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी, कोई वहाँ बैठता नहीं था। जातिगत भेदभाव, इस कारण ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता। वो कैसे अपने सामने बैठने के लिए उनको कहेंगे। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इस मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। क्योंकि मोहन क्या था, एक उच्च बिरादरी वाला था, पुरोहित खानदान का था। तो जब गांव में जातिवाद के कारण, जातिहीनता के कारण, जो कि बचपन से धनराम के अंतर्गत थी, और मोहन जब उसके सामने इस तरह से बैठा हुआ था तो उसे बड़ा असमंजस सा हो रहा था, लेकिन वह मोहन से कुछ नहीं कह पाया और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। इधर मोहन का कहाँ चल रहा था, मोहन का ध्यान केवल वह भट्टी में गलाकर छड़ को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से शर्सी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। मोहन क्या कर रहा था, कुछ देर तक मोहन ने ध्यान पूर्वक उसको काम करते हुए धनराम को देख रहा था, जिसको वह कार्य नहीं कर पा रहा था। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर जो काम धनराम नहीं कर पा रहा था, मोहन ने उसे दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते, अभ्यस्त हाथों से धोखनी फोंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। ये किसने दिया, मोहन ने। मोहन जो बड़ी देर से उसे काम करते हुए देख रहा था, धनराम उस काम को नहीं कर पा रहा था, लेकिन मोहन ने तुरंत उसके हाथ से उसको लेकर के और उसे ठोकते पीटते एक सुघड़ गोले का रूप दे ही डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक अचानक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला और वह अवाक मोहन की ओर देखता है। अवाक माना उसके मुंह से कोई शब्द ही निकले, वह लगातार मोहन की तरफ देख रहा था। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। वह मतलब इतने आश्चर्य में पड़ गया था कि एक पुरोहित खानदान का एक युवक इस तरह भट्टी पर बैठकर वह किस तरह से कार्य करने लगा, और वह इधर उधर मतलब घबराकर के इधर उधर देखने लगा। धनराम के संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। मोहन को धनराम का न संकोच दिखाई दे रहा था, न असमंजस, और न उसकी धर्म संकट की स्थिति। धर्म संकट क्या था, ये एक उच्च बिरादरी का लड़का मेरे सामने बैठ करके यह कार्य कर रहा है। उसे संकोच भी हो रहा था, असमंजस में पड़ा हुआ था कि किस तरह से मना करें। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। मोहन ने उसकी ओर देखा कि मतलब उसने क्या काम किया है।
तो उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। सर्जक की मतलब उसने जो कार्य किया था एक कुशल सर्जक की तरह, मानो कि उसने वह चीरफाड़ ऑपरेशन कर डाला। और वह सर्जक की चमक उसकी आंखों में क्या थी, किसी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं थी और किसी प्रकार का हार जीत का भाव भी नहीं था। यह कहानी बहुत ही अच्छी शेखर जोशी के द्वारा जो लिखित है। अब जो है आगे के उसमें यह कहानी यहाँ पे समाप्त हो रही है। अब आगे के वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको बताना चाहूँगी। धन्यवाद।